मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूं, जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन हकीकत कड़वी। मेरा जन्म उस गांव में हुआ जहां बारिश की बूंदें छत से टपकती थीं और बिजली की रोशनी कभी कभी ही आती थी। मेरे पिता एक किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे और माँ घर संभालती थी, कभी कभी पड़ोसियों के घरों में काम करके थोड़े पैसे कमाती। हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी, फिर मेरा भाई राजू और छोटी बहन सीमा। जीवन मुश्किल था, लेकिन हमारी माँ हमें हमेशा कहती, बेटी सपने देखो लेकिन उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत करो। मैं स्कूल जाती थी लेकिन किताबें पुरानी होती और टीचर कभी कभी ही आते। फिर भी मैं पढ़ाई में अच्छी थी। रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती और सोचती कि एक दिन मैं शहर जाऊंगी, बड़ा काम करूंगी। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला। जब मैं 10वीं क्लास में थी, पिताजी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा किडनी की बीमारी है, इलाज महंगा है। हमारी सारी जमीन गिरवी रख दी गई लेकिन पिताजी बच न सके। उनकी मौत ने घर को तोड़ दिया। माँ रोती रहती, राजू स्कूल छोड़कर मजदूरी करने लगा और सीमा अभी छोटी थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। स्कूल छोड़कर मैंने गांव की एक छोटी सी दुकान में काम शुरू किया जहां मैं साड़ियां बेचती थी। लेकिन वहां का मालिक रामलाल एक बुरा आदमी था। वो मुझे गलत नज़र से देखता और एक दिन उसने मुझे छूने की कोशिश की। मैंने विरोध किया, थप्पड़ मारा और वहां से भाग आई। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं शहर जाऊंगी, वहां काम ढूंढूंगी। माँ रोई लेकिन मुझे रोक न सकी। मैंने अपनी छोटी सी बचत से बस का टिकट लिया और दिल्ली चली आए। दिल्ली बड़ा शहर था, मेरे लिए अजनबी। स्टेशन पर उतरी तो लगा जैसे दुनिया मुझे निगल जाएगी। मैंने एक छोटे से ढाबे में वेट्रेस का काम शुरू किया। दिन भर खड़ी रहती, प्लेटें उठाती और रात को एक छोटे से कमरे में सोती जहां 10 लड़कियां साथ रहती। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। शाम को मैं कंप्यूटर सेंटर जाती जहां मैंने टाइपिंग और कंप्यूटर सीखा। एक दिन ढाबे पर एक ग्राहक आए जो एक कंपनी के मालिक थे। उनका नाम विजय सिंह था। उन्होंने मुझसे बात की, मेरी मेहनत देखी और कहा, बेटी तुम में कुछ खास है, मेरी कंपनी में आओ, ऑफिस असिस्टेंट का काम करो। मैं खुश हो गई। नई जिंदगी शुरू हुई। कंपनी में मैंने दिन रात मेहनत की। विजय सर ने मुझे सिखाया कि बिजनेस कैसे चलता है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते थे। मैंने जल्दी ही सब सीख लिया, लेकिन वहां भी मुश्किलें आईं। कंपनी के एक मैनेजर अजय मुझे पसंद करने लगा। वो मुझे प्रपोज करता लेकिन मैंने मना किया। वो गुस्सा हो गया और मेरे खिलाफ साजिश रची। उसने विजय सर से कहा कि मैं चोरी कर रही हूं। सबूत भी जुटाए। मैं रोई लेकिन विजय सर ने मुझ पर भरोसा किया। जांच हुई और सच सामने आया कि अजय ही गड़बड़ कर रहा था। उसे निकाल दिया गया। इस घटना ने मुझे मजबूत बनाया। विजय सर ने मुझे प्रमोट किया, अब मैं उनकी असिस्टेंट थी। मैंने शाम को कॉलेज ज्वाइन किया, पार्ट टाइम MBA किया। 2 साल बीते, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन घर की याद आती। मैं पैसे भेजती, माँ को फ़ोन करती। राजू अब बड़ा हो गया था, वह भी दिल्ली आना चाहता था। मैंने उसे बुलाया और उसे एक छोटा काम दिलाया। लेकिन एक दिन माँ का फ़ोन आया, प्रिया सीमा की शादी तय हो गई है। लड़का अच्छा है लेकिन दहेज मांग रहे हैं। मैंने कहा, माँ मैं पैसे भेज दूंगी। लेकिन दहेज की रकम बड़ी थी, 2 लाख रुपए। मैंने अपनी सैलरी से बचत की लेकिन कम पड़ी। विजय सर से उधार मांगा, उन्होंने दे दिया। शादी हो गई लेकिन मेरे मन में गुस्सा था। क्यों लड़कियों को दहेज देना पड़ता है? मैंने सोचा मैं कुछ करूंगी। MBA पूरा होने के बाद मैंने अपनी कंपनी शुरू करने का सपना देखा। विजय सर ने मदद की, उन्होंने मुझे लोन दिलाया। मैंने एक छोटी सी स्टार्टअप शुरू की, महिलाओं के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जहां साड़ियां, कपड़े और हैंडीक्राफ्ट बेचे जाते। नाम रखा प्रिया क्रिएशंस। शुरुआत मुश्किल थी। ऑफिस एक छोटा कमरा था, मैं खुद डिलीवरी करती। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रमोट किया और धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। 1 साल में कंपनी चल पड़ी। मैंने गांव की महिलाओं को काम दिया, वे घर से ही हैंडीक्राफ्ट बनाती। राजू मेरे साथ काम करने लगा, लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी आए। एक बड़ी कंपनी फैशन हब ने मेरी कॉपी की। उन्होंने मेरे डिजाइन्स चुराए और सस्ते दाम पर बेचने लगे। मैंने शिकायत की लेकिन उनके पास पावर था। उनका मालिक रोहन कपूर एक अमीर आदमी था। उसने मुझे धमकी दी, छोटी कंपनी बंद कर दो वरना देखो क्या होता है। मैं डरी नहीं। मैंने कोर्ट में केस किया, महीनों चला लेकिन मैं जीत गई। रोहन को जुर्माना भरना पड़ा। इस जीत ने मुझे फेमस बना दिया। मीडिया में मेरी स्टोरी आई, गांव की लड़की ने बड़ी कंपनी को हराया। अब मेरी कंपनी बड़ी हो गई। मैंने ब्रांच खोली, एक्सपोर्ट शुरू किया। लेकिन पर्सनल लाइफ में तूफान आया। मैंने एक लड़के से प्यार किया, अमित, जो मेरी कंपनी में काम करता था। वो अच्छा था लेकिन उसके परिवार ने मना किया। वे कहते, प्रिया गरीब घर से है, हमारी बहू नहीं बनेगी। अमित ने मेरे साथ रहना चुना लेकिन उसके परिवार ने हमें परेशान किया।
एक दिन अमित का एक्सीडेंट हो गया। मुझे शक हुआ कि उसके परिवार का हाथ है। जांच हुई लेकिन कुछ साबित न हुआ। अमित बच गया लेकिन पैर में चोट लगी। हमने शादी कर ली लेकिन सास ससुर ने कभी स्वीकार नहीं किया। अब हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। मैंने कंपनी को और बड़ा किया। अब प्रिया क्रिएशंस एक ब्रांड है। मैंने गांव में स्कूल खोला, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया। लेकिन जीवन में एक और ट्विस्ट आया। रोहन कपूर ने बदला लेने की कोशिश की। उसने मेरी कंपनी में जासूस भेजा जो डाटा चुराने लगा। मैंने पकड़ा और पुलिस में रिपोर्ट की। रोहन गिरफ्तार हुआ। अब मैं शांत हूँ। मेरी कहानी सिखाती है कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं अब भी सपने देखती हूँ और उन्हें हकीकत बनाती हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन हकीकत कड़वी। मेरा जन्म उस गांव में हुआ जहां बारिश की बूंदें छत से टपकती थीं और बिजली की रोशनी कभी कभी ही आती थी। मेरे पिता एक किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे और माँ घर संभालती थी, कभी कभी पड़ोसियों के घरों में काम करके थोड़े पैसे कमाती। हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी, फिर मेरा भाई राजू और छोटी बहन सीमा। जीवन मुश्किल था लेकिन हमारी माँ हमें हमेशा कहती, बेटी सपने देखो लेकिन उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत करो। मैं स्कूल जाती थी लेकिन किताबें पुरानी होती और टीचर कभी कभी ही आते। फिर भी मैं पढ़ाई में अच्छी थी। रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती और सोचती कि एक दिन मैं शहर जाऊंगी, बड़ा काम करूंगी। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला। जब मैं 10वीं क्लास में थी, पिताजी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा किडनी की बीमारी है, इलाज महंगा है। हमारी सारी जमीन गिरवी रख दी गई लेकिन पिताजी बच न सके। उनकी मौत ने घर को तोड़ दिया। माँ रोती रहती, राजू स्कूल छोड़कर मजदूरी करने लगा और सीमा अभी छोटी थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। स्कूल छोड़कर मैंने गांव की एक छोटी सी दुकान में काम शुरू किया जहां मैं साड़ियां बेचती थी। लेकिन वहां का मालिक रामलाल एक बुरा आदमी था। वह मुझे गलत नज़र से देखता और एक दिन उसने मुझे छूने की कोशिश की। मैंने विरोध किया, थप्पड़ मारा और वहां से भाग आई। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं शहर जाऊंगी, वहां काम ढूंढूंगी। माँ रोई लेकिन मुझे रोक न सकी। मैंने अपनी छोटी सी बचत से बस का टिकट लिया और दिल्ली चली आए। दिल्ली बड़ा शहर था मेरे लिए अजनबी। स्टेशन पर उतरी तो लगा जैसे दुनिया मुझे निगल जाएगी। मैंने एक छोटे से ढाबे में वेट्रेस का काम शुरू किया। दिन भर खड़ी रहती, प्लेटें उठाती और रात को एक छोटे से कमरे में सोती जहां 10 लड़कियां साथ रहती। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। शाम को मैं कंप्यूटर सेंटर जाती जहां मैंने टाइपिंग और कंप्यूटर सीखा। एक दिन ढाबे पर एक ग्राहक आए जो एक कंपनी के मालिक थे। उनका नाम विजय सिंह था। उन्होंने मुझसे बात की, मेरी मेहनत देखी और कहा, बेटी तुम में कुछ खास है, मेरी कंपनी में आओ, ऑफिस असिस्टेंट का काम करो। मैं खुश हो गई। नई जिंदगी शुरू हुई। कंपनी में मैंने दिन रात मेहनत की। विजय सर ने मुझे सिखाया कि बिजनेस कैसे चलता है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते थे। मैंने जल्दी ही सब सीख लिया लेकिन वहां भी मुश्किलें आईं। कंपनी के एक मैनेजर अजय मुझे पसंद करने लगा। वह मुझे प्रपोज करता लेकिन मैंने मना किया। वो गुस्सा हो गया और मेरे खिलाफ साजिश रची। उसने विजय सर से कहा कि मैं चोरी कर रही हूं। सबूत भी जुटाए। मैं रोई लेकिन विजय सर ने मुझ पर भरोसा किया। जांच हुई और सच सामने आया कि अजय ही गड़बड़ कर रहा था। उसे निकाल दिया गया। इस घटना ने मुझे मजबूत बनाया। विजय सर ने मुझे प्रमोट किया। अब मैं उनकी असिस्टेंट थी। मैंने शाम को कॉलेज ज्वाइन किया, पार्ट टाइम एमबीए किया। 2 साल बीते, मैंने बहुत कुछ सीखा लेकिन घर की याद आती। मैं पैसे भेजती, माँ को फ़ोन करती। राजू अब बड़ा हो गया था, वह भी दिल्ली आना चाहता था। मैंने उसे बुलाया और उसे एक छोटा काम दिलाया। लेकिन एक दिन माँ का फ़ोन आया, प्रिया सीमा की शादी तय हो गई है। लड़का अच्छा है लेकिन दहेज मांग रहे हैं। मैंने कहा, माँ मैं पैसे भेज दूंगी। लेकिन दहेज की रकम बड़ी थी, 2 लाख रुपए। मैंने अपनी सैलरी से बचत की लेकिन कम पड़ी। विजय सर से उधार मांगा, उन्होंने दे दिया। शादी हो गई लेकिन मेरे मन में गुस्सा था। क्यों लड़कियों को दहेज देना पड़ता है? मैंने सोचा मैं कुछ करूंगी। एमबीए पूरा होने के बाद मैंने अपनी कंपनी शुरू करने का सपना देखा। विजय सर ने मदद की, उन्होंने मुझे लोन दिलाया। मैंने एक छोटी सी स्टार्टअप शुरू की, महिलाओं के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जहां साड़ियां, कपड़े और हैंडीक्राफ्ट बेचे जाते। नाम रखा प्रिया क्रिएशंस। शुरुआत मुश्किल थी। ऑफिस एक छोटा कमरा था, मैं खुद डिलीवरी करती। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रमोट किया और धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। 1 साल में कंपनी चल पड़ी। मैंने गांव की महिलाओं को काम दिया, वे घर से ही हैंडीक्राफ्ट बनाती। राजू मेरे साथ काम करने लगा लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी आए। एक बड़ी कंपनी फैशन हब ने मेरी कॉपी की। उन्होंने मेरे डिजाइन्स चुराए और सस्ते दाम पर बेचने लगे। मैंने शिकायत की लेकिन उनके पास पावर था।
उनका मालिक रोहन कपूर एक अमीर आदमी था। उसने मुझे धमकी दी, छोटी कंपनी बंद कर दो वरना देखो क्या होता है। मैं डरी नहीं, मैंने कोर्ट में केस किया, महीनों चला लेकिन मैं जीत गई। रोहन को जुर्माना भरना पड़ा। इस जीत ने मुझे फेमस बना दिया। मीडिया में मेरी स्टोरी आई, गांव की लड़की ने बड़ी कंपनी को हराया। अब मेरी कंपनी बड़ी हो गई, मैंने ब्रांच खोली, एक्सपोर्ट शुरू किया। लेकिन पर्सनल लाइफ में तूफान आया। मैंने एक लड़के से प्यार किया, अमित, जो मेरी कंपनी में काम करता था। वो अच्छा था लेकिन उसके परिवार ने मना किया। वे कहते, प्रिया गरीब घर से है, हमारी बहू नहीं बनेगी। अमित ने मेरे साथ रहना चुना लेकिन उसके परिवार ने हमें परेशान किया। एक दिन अमित का एक्सीडेंट हो गया। मुझे शक हुआ कि उसके परिवार का हाथ है। जांच हुई लेकिन कुछ साबित न हुआ। अमित बच गया लेकिन पैर में चोट लगी। हमने शादी कर ली लेकिन सास ससुर ने कभी स्वीकार नहीं किया। अब हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। मैंने कंपनी को और बड़ा किया। अब प्रिया क्रिएशंस एक ब्रांड है। मैंने गांव में स्कूल खोला, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया। लेकिन जीवन में एक और ट्विस्ट आया। रोहन कपूर ने बदला लेने की कोशिश की। उसने मेरी कंपनी में जासूस भेजा जो डाटा चुराने लगा। मैंने पकड़ा और पुलिस में रिपोर्ट की। रोहन गिरफ्तार हुआ। रोहन कपूर की गिरफ्तारी के बाद मुझे लगा कि मेरी कंपनी और परिवार अब सुरक्षित हैं। प्रिया क्रिएशंस अब न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने हैंडीक्राफ्ट और साड़ियों के लिए मशहूर हो चुकी थी। मैंने गांव में एक स्कूल और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला था जहां सैकड़ों महिलाएं सिलाई, कढ़ाई और डिजाइनिंग सीख रही थीं। मेरा सपना था कि हर गांव की लड़की आत्मनिर्भर बने। लेकिन एक रात जब मैं देर तक ऑफिस में काम कर रही थी, मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक ठंडी भारी आवाज़ आई, प्रिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की। रोहन कपूर को जेल भिजवाकर तुमने मेरे प्लान को बर्बाद किया। अब तुम और तुम्हारा परिवार भुगतेगा। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठहाका आया और फ़ोन कट गया। मैं घबरा गई। तुरंत मैंने अमित को फ़ोन किया। वह उस समय बच्चों के साथ घर पर था। अमित, अभी अभी मुझे एक धमकी भरा कॉल आया। कोई मेरे पीछे है, बच्चों को संभालो, मैं घर आ रही हूँ। अमित ने मुझे शांत करने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ में भी डर था। मैंने तुरंत अपने पुराने दोस्त और दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर बने रवि को फ़ोन लगाया। रवि और मैं स्कूल के दिनों से दोस्त थे और उसने हमेशा मेरी मदद की थी। प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे ऑफिस आता हूँ। कॉल का नंबर मुझे भेजो, मैं ट्रेस करवाता हूँ, रवि ने कहा। मैंने नंबर भेजा और घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। रोहन कपूर जेल में था तो फिर यह धमकी कौन दे रहा था? क्या उसका कोई साथी था या कोई और दुश्मन जिसे मैं नहीं जानती थी? रहस्यमयी साए घर पहुंचते ही मैंने राहुल और सानवी को गले लगाया। अमित ने कहा, प्रिया, तुम डर रही हो, बताओ क्या हुआ? मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, हमें सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। मैं कल ही एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से बात करता हूँ। उसी रात रवि मेरे घर आया। उसने बताया कि कॉल एक प्रीपेड नंबर से आया था जो दिल्ली के एक स्लम एरिया में रजिस्टर्ड था। लेकिन प्रिया, यह नंबर अब बंद है। जो भी इसके पीछे है वो बहुत चालाक है, तुम्हें सावधान रहना होगा। अगले दिन मैंने अपने ऑफिस में सिक्योरिटी बढ़ा दी, सीसीटीवी कैमरे लगवाए और अपने कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर था। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे हर पल देख रहा है। ऑफिस में एक नई कर्मचारी थी, माया, जो हाल ही में मेरी कंपनी में ज्वाइन हुई थी। वो बहुत मेहनती थी लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन करता था। वह हमेशा मेरे आसपास रहती, मेरे काम के बारे में ज़्यादा सवाल पूछती। मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस में देर तक रुकी थी, मैंने माया को मेरे केबिन में मेरे डेस्क की जांच करते हुए देखा। मैंने पूछा, माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैम, मैं बस आपका फाइल सेट कर रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैंने उसे जाने दिया लेकिन मेरा शक बढ़ गया। एक पुराना रिश्ता। कुछ दिन बाद मुझे विजय सर का फ़ोन आया। वो अब रिटायर हो चुके थे लेकिन मेरे लिए पिता जैसे थे। उन्होंने कहा, प्रिया, मुझे कुछ बताना है। मेरी पुरानी कंपनी में एक कर्मचारी था, विक्रम मेहरा। वह रोहन कपूर का करीबी दोस्त था। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी कंपनी के पीछे हो सकता है। विजय सर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। विक्रम मेहरा वही शख्स था जिसने मुझे कंपनी में शुरुआती दिनों में परेशान किया था। वह अजय का दोस्त था जिसे मैंने निकलवाया था। क्या ये सब बदले की साजिश थी? मैंने रवि को ये बात बताई। उसने कहा, प्रिया, मैं विक्रम का पता लगाता हूँ, लेकिन तुम माया पर नज़र रखो। मुझे लगता है कि वह इसमें शामिल हो सकती है। मैंने माया की गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू किया। एक दिन मैंने उसे ऑफिस के बाहर एक आदमी से मिलते देखा। वह आदमी लंबा चौड़ा था और उसकी चाल में एक अजीब सी ठसक थी। मैंने चुपके से उनकी बात सुनी। माया कह रही थी, विक्रम, मुझे और समय चाहिए। प्रिया बहुत चालाक है, अगर उसे शक हो गया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैं स्तब्ध रह गई। माया और विक्रम एक साथ काम कर रहे थे। साजिश का पर्दाफाश। मैंने तुरंत रवि को फ़ोन किया और सारी बात बताए। उसने कहा,
प्रिया, हमें सबूत चाहिए। तुम माया को कुछ जरूरी कागजात देने का बहाना करो और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने रवि की सलाह मानी। मैंने माया को बुलाया और कहा, माया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हूँ और इसके कागजात तुम्हें चेक करने हैं। मैंने उसे कुछ फर्जी कागजात दिए जिनमें कंपनी के नए डिजाइन और प्लान थे। माया ने खुशी खुशी कागजात लिए और कहा, मैम, मैं इन्हें आज रात तक चेक कर दूंगी। उसी रात रवि ने अपने कुछ पुलिस वालों के साथ माया को ट्रैक किया। जैसा कि हमने सोचा था, माया सीधे विक्रम से मिलने गई। रवि ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। माया के बैग में मेरे दिए हुए फर्जी कागजात थे और विक्रम के पास प्रिया क्रिएशंस के असली डिजाइन्स की कॉपी थी जो उसने चुराए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में माया ने कबूल किया कि विक्रम ने उसे मेरी कंपनी में जासूसी करने के लिए भेजा था। विक्रम का मकसद था मेरी कंपनी को बर्बाद करना और मेरे डिजाइन्स को रोहन की कंपनी को बेचना। नई शुरुआत। विक्रम और माया की गिरफ्तारी के बाद मेरी कंपनी फिर से सुरक्षित हो गई, लेकिन इस घटना ने मुझे एक नया सबक सिखाया। सफलता के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। मैंने अपनी कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत किया, नए कर्मचारियों की बैकग्राउंड चेकिंग शुरू की। मैंने अपने गांव में और ट्रेनिंग सेंटर खोले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। अमित अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने मेरी कंपनी में मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली। राहुल और सानवी स्कूल में अच्छा कर रहे थे। मैंने अपने गांव में एक बड़ा सामुदायिक केंद्र बनवाया जहां बच्चों और महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती थी। माँ अब गांव में ही रहती थी, लेकिन वह मेरे काम से बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा, प्रिया, तुमने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। एक आखिरी ट्विस्ट। लेकिन जिंदगी में शांति कभी पूरी नहीं होती। एक दिन मुझे एक पुराने दोस्त नेहा का पत्र मिला। नेहा मेरी स्कूल की दोस्त थी जो अब अमेरिका में रहती थी। उसने लिखा, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अगले हफ्ते दिल्ली आ रही हूँ। मैं उत्साहित थी, लेकिन पत्र में एक अजीब सा डर भी था। नेहा ने लिखा था, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जब नेहा दिल्ली आई, उसने मुझे बताया कि उसने रोहन कपूर के एक पुराने कर्मचारी से बात की थी। उस कर्मचारी ने बताया कि रोहन ने जेल से बाहर आने के बाद एक नया प्लान बनाया था। वह मेरी कंपनी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से हाथ मिला चुका था। नेहा ने कहा, प्रिया, तुम्हें सावधान रहना होगा। ये कंपनी बहुत ताकतवर है। मैंने नेहा का शुक्रिया अदा किया और तुरंत रवि से बात की। उसने कहा, प्रिया, मैं इसकी जांच करता हूं, लेकिन तुम अपनी कंपनी के डाटा को और सुरक्षित करो। मैंने तुरंत अपने आईटी डिपार्टमेंट को बुलाया और सारे सिस्टम्स को अपग्रेड किया। मैंने अपने वकील से भी बात की और एक नया प्लान बनाया। अगर रोहन फिर से मेरे पीछे आया तो मैं उसे कानूनी तौर पर पूरी तरह खत्म कर दूंगी। अंत और नई शुरुआत। कुछ महीने बाद रोहन का नया प्लान भी नाकाम रहा। मेरी सावधानी और रवि की मदद से हमने उसके नए पार्टनर को पकड़ लिया। रोहन को फिर से जेल भेजा गया और इस बार उसकी कंपनी पूरी तरह बंद हो गई। मैंने अपनी कंपनी को और विस्तार दिया। अब प्रिया क्रिएशंस ने यूरोप और अमेरिका में अपनी ब्रांच खोल ली थी। मैंने अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे थे। राहुल को बिजनेस में इंटरेस्ट था और सानवी डॉक्टर बनना चाहती थी। अमित और मैंने फैसला किया कि हम अपने बच्चों को वही सिखाएंगे जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, सपने देखो और उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत करो। मैंने अपने गांव की हर लड़की को प्रेरित किया कि वह मेहनत और हिम्मत से कुछ भी हासिल कर सकती है। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मनाली की हवाओं की तरह मेरी जिंदगी में भी कुछ रहस्य बाकी हैं। शायद भविष्य में कोई नया तूफान आए, लेकिन मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं प्रिया हूँ, एक गांव की लड़की जिसने सपनों को हकीकत बनाया और जो कभी हार नहीं मानती। रोहन की दूसरी गिरफ्तारी के बाद मैंने अपनी कंपनी की सिक्योरिटी को और मजबूत किया। नए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लगाए, कर्मचारियों की स्क्रीनिंग शुरू की और अपने डाटा को क्लाउड पर सुरक्षित किया। मैंने सोचा कि अब कोई मेरी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन एक रात जब मैं देर तक ऑफिस में काम कर रही थी, मुझे फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक ठंडी सधी हुई आवाज़ बोली, प्रिया, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगी। तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा परिवार सब खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? जवाब में सिर्फ एक हल्की हंसी आई और फ़ोन कट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने तुरंत रवि को फ़ोन किया। रवि अब दिल्ली पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर बन चुका था। उसने कहा, प्रिया, मैं अभी तुम्हारे ऑफिस आता हूँ, नंबर भेजो और घर जाकर बच्चों को देखो। मैंने अमित को फ़ोन किया और कहा, अमित, बच्चों को संभालो, मैं आ रही हूँ। घर पहुँचते ही मैंने राहुल और सानवी को गले लगाया। अमित ने पूछा, प्रिया, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, हमें बच्चों को कहीं सुरक्षित भेजना होगा। मैं अपनी बहन रेखा के घर बात करता हूँ। रेखा अमित की बड़ी बहन थी जो नोएडा में रहती थी। मैंने सहमति दी और अगले दिन राहुल और सानवी को रेखा के पास भेज दिया। रवि ने अगले दिन बताया कि कॉल एक अनट्रेसेबल वीआईपी नंबर से आया था जो किसी विदेशी सर्वर से रूट किया गया था। प्रिया, यह कोई आम आदमी नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा प्लेयर है। क्या तुम्हें कोई शक है? मैंने नेहा की बात याद की।
उसने एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का जिक्र किया था। मैंने रवि से कहा, मुझे लगता है कि यह वही कंपनी है जिसके बारे में नेहा ने बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं और मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। एक अनजान दुश्मन। अगले कुछ दिन मैंने अपनी कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। मुझे पता चला कि प्रिया क्रिएशंस ने हाल ही में एक बड़ी डील साइन की थी, जिसके तहत हमारी साड़ियां और हैंडीक्राफ्ट यूरोप में एक बड़ी रिटेल चेन लग्जरी लूम्स को सप्लाई होने थे। ये डील मेरी कंपनी के लिए गेम चेंजर थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में मुझे एक अजीब बात मिली। लग्जरी लूम्स का एक पार्टनर था जिसका नाम बार बार सामने आ रहा था, एडवर्ड स्मिथ, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन। मैंने नेहा को फ़ोन किया और पूछा, नेहा, क्या तुम्हें एडवर्ड स्मिथ के बारे में कुछ पता है? नेहा ने कहा, प्रिया, मैं उसका नाम चेक करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह रोहन का पुराना पार्टनर है। मैं तुम्हें जल्दी कॉल करती हूँ। नेहा ने अगले दिन फ़ोन किया और बताया, प्रिया, एडवर्ड स्मिथ लग्जरी लूम्स का मालिक नहीं है, लेकिन वह उनकी फंडिंग करता है। उसका भारत में कई कंपनियों के साथ कनेक्शन है और रोहन कपूर उसका पुराना बिजनेस पार्टनर था। मुझे एक सोर्स से पता चला कि एडवर्ड तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहता है और अगर तुमने मना किया तो वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने सोचा, मैंने इतनी मेहनत से ये कंपनी बनाई और अब कोई विदेशी बिजनेसमैन इसे मुझसे छीनना चाहता है। मैंने रवि और अमित के साथ एक मीटिंग बुलाई। मैंने कहा, हमें एडवर्ड स्मिथ को बेनकाब करना होगा, लेकिन हमें सबूत चाहिए। रवि ने सुझाव दिया, प्रिया, तुम एडवर्ड से मिलने का बहाना करो, कहो कि तुम डील पर बात करना चाहती हो। मैं अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स के जरिए उसकी गतिविधियों पर नज़र रखता हूँ। मैंने सहमति दी। मैंने लग्जरी लूम्स को एक ईमेल भेजा और कहा कि मैं एडवर्ड से दिल्ली में मिलना चाहती हूँ। जवाब में उनकी तरफ से तुरंत कॉल आया। एक महिला जो खुद को एडवर्ड की असिस्टेंट रेबेका बताया, बोली, मिस प्रिया, मिस्टर स्मिथ अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं, वे आपसे मिलना चाहेंगे। मुलाकात और साजिश। अगले हफ्ते एडवर्ड स्मिथ दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मुझसे मिलने आया। वह एक लंबा गोरा आदमी था जिसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। उसने कहा, प्रिया, मैं आपकी कंपनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपने इतने कम समय में इतना कुछ हासिल किया। मैं चाहता हूँ कि हम साथ काम करें। मैं आपकी कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बना सकता हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस्टर स्मिथ, मैं अपनी कंपनी नहीं बेच रही, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो मैं सुनने को तैयार हूँ। उसने हंसते हुए कहा, आप जल्दबाजी न करें, मेरे पास एक ऑफर है, सोच लीजिए। मुलाकात के बाद मैंने रवि को सारी बात बताई। उसने कहा, प्रिया, मुझे शक है कि एडवर्ड के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। मैंने अपने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट से बात की। एडवर्ड का नाम कई गैरकानूनी बिजनेस डील्स में आया है। हमें और सबूत चाहिए। मैंने अपने ऑफिस में एक जासूस रखा जो मेरे लिए एडवर्ड की गतिविधियों पर नज़र रखता था। कुछ दिन बाद मेरे जासूस ने बताया कि एडवर्ड ने मेरी कंपनी के कुछ कर्मचारियों को पैसे देकर मेरे डिजाइन्स चुराने की कोशिश की थी। मैंने तुरंत उन कर्मचारियों को निकाल दिया और रवि को सबूत दिए। सच्चाई का खुलासा। रवि ने अपने इंटरपोल कॉन्टैक्ट्स के जरिए एडवर्ड की जांच शुरू की। पता चला कि एडवर्ड स्मिथ एक इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का हिस्सा था। वह लग्जरी लूम्स को सिर्फ एक मोहरा बनाकर भारत में अपने गैरकानूनी पैसे निवेश कर रहा था। मेरी कंपनी को टारगेट करने का मकसद था मेरे डिजाइन्स और ब्रांड का इस्तेमाल करके अपने काले धन को सफ़ेद करना। रवि ने कहा, प्रिया, ये बहुत बड़ा केस है। अगर हम एडवर्ड को पकड़ लेते हैं तो उसका पूरा नेटवर्क बेनकाब हो जाएगा। मैंने एक जाल बिछाया। मैंने एडवर्ड को दोबारा बुलाया और कहा कि मैं उसकी पार्टनरशिप डील के लिए तैयार हूं। मैंने उसे एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें कुछ ऐसे क्लॉज थे जो उसे गैरकानूनी गतिविधियों में फंसाते। एडवर्ड ने जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। रवि ने अपने इंटरपोल कॉन्टैक्ट्स के साथ मिलकर एडवर्ड को उसकी अगली मीटिंग में रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके साथ साथ उसका एक भारतीय पार्टनर अखिल गुप्ता भी गिरफ्तार हुआ, जो रोहन कपूर का पुराना सहयोगी था। नई सुबह एडवर्ड और अखिल की गिरफ्तारी ने मेरी कंपनी को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। प्रिया क्रिएशंस अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी थी। मैंने यूरोप और अमेरिका में अपनी ब्रांच खोली और अपने गांव में एक बड़ा सामुदायिक केंद्र बनवाया जहां महिलाएं और बच्चे मुफ्त शिक्षा और ट्रेनिंग ले सकते थे। मैंने अपनी मां को दिल्ली बुला लिया और वह मेरे साथ रहने लगी। राहुल और सानवी अब बड़े हो रहे थे। राहुल ने मेरी कंपनी में इंटर्नशिप शुरू की और सानवी ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। अमित और मैंने अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मनाली में मनाई, जहां मैंने अपने बच्चों को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। मैंने कहा, राहुल, सानवी, मेरी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन मैंने हर मुश्किल से लड़ना सीखा। तुम भी कभी हार मत मानना। उस रात जब मैं होटल के बालकनी में खड़ी थी, अमित ने मुझे गले लगाया और कहा, प्रिया, तुम मेरी ताकत हो। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि हजारों लोगों को प्रेरित किया। एक अनजान रहस्य, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन मुझे एक पुराना लिफाफा मिला जिसमें मेरे पिता की लिखावट थी। पत्र में लिखा था, प्रिया, अगर तुम्हें ये पत्र मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें गोद लिया था। तुम्हारी असली माँ दिल्ली में रहती हैं। वह एक बड़ी बिजनेस वुमन थी जिन्होंने तुम्हें कुछ मजबूरियों के कारण हमें सौंप दिया था। ये पढ़कर मेरा दिमाग सुन्ना हो गया। मैंने अमित को पत्र दिखाया। उसने कहा, प्रिया, तुम्हें अपनी असली माँ से मिलना चाहिए।
मैंने रवि की मदद से अपनी माँ का पता लगाया। वह दिल्ली में एक बड़ी फैशन कंपनी की मालकिन थीं, मालती शर्मा। मैं उनसे मिलने गई। मालती जी ने मुझे देखते ही गले लगाया और रोते हुए कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे दुश्मनों की वजह से खतरे में पड़ो, लेकिन मैंने तुम्हारी हर खबर रखी। मुझे तुम पर गर्व है। मालती जी ने मुझे अपनी कंपनी का हिस्सा बनने का ऑफर दिया, लेकिन मैंने कहा, माँ, मैंने अपनी कंपनी अपनी मेहनत से बनाई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक परिवार की तरह रहें। मालती जी ने हामी भरी। आज मैं अपनी दोनों माँओं, मालती जी और मेरी पालक माँ, के साथ समय बिताती हूँ। मेरी कंपनी अब और बड़ी हो चुकी है। मैंने अपने गांव को एक मॉडल विलेज बनाया।